बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम शहजाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड एजुकेशन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम हाजिर हुए हैं चैप्टर नंबर 4 के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनका सोल्यूशन लेकर, और ये हमारी न्यूमेरिकल्स की सीरीज चल रही है। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप के पास बुक है तो ये वेल एंड गुड है। आप क्या करें, सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स का पेज निकाल के सामने रख लें ताकि आपको समझने में आसानी हो, और इसका सॉल्यूशन जो है वो हम यहाँ पे आपको करवा देंगे। अच्छा, हमारा चैप्टर नंबर 4 का जो पहला न्यूमेरिकल है वो कहता है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। कि हमने इन फोर्सेस का क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। कहता है कि 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, के एक्स एक्सिस पे फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की। हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स होता है और दूसरा वाई होता है। हॉरिजॉन्टल जो होता है वो एक्स होता है और दूसरा वर्टिकल वाई होता है। कहता है कि एक्स एक्सिस पे 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और अगर एक्स एक्सिस पे 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है तो एंगल हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। दूसरा कहता है कि 6 न्यूटन की फोर्स जो है वो वाई एक्सिस पे लग रही है, ठीक है। और 4 न्यूटन की फोर्स जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस यानी कि इस डायरेक्शन में लग रही है, ऑपोजिट इसके। डेटा में क्या लिखेंगे, F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन जो यहाँ पे लग रही है, और थीटा 0 होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं बन रहा। F2 है वो अलोंग y एक्सिस और 6 न्यूटन है। अब x और y के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है यहाँ पे, ठीक हो गया। इस वजह से थीटा 2 क्या आ जाएगा आपके पास, 90 डिग्री आ जाएगा। और 4 न्यूटन जो फोर्स है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लग रही है यानी कि इस डायरेक्शन में लग रही है, और अंडरस्टूड है कि जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180 होगा। 90 यहाँ पे बन रहा है और 90 यहाँ पे बन रहा है, तो थीटा 3 जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये हमारे पास डाटा आ गया। F1 10 न्यूटन और थीटा 1 0, F2 6 न्यूटन और थीटा 2 90 डिग्री, F3 4 न्यूटन और थीटा 3 180 डिग्री। फाइंड करना है हमने रिजल्टेंट फोर्स F और रिजल्टेंट एंगल थीटा फाइंड करना है। ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस फोर्स निकालेंगे। तो अब हमारे पास तीन जो के फोर्सेस हैं, तो तीनों एक्सिस पे बारी-बारी हमने एक्स और वाई निकालना है। अब F1 x जो होगा वो क्या होगा, अलोंग द एक्स एक्सिस जो होता है वो cos थीटा होता है, और अलोंग द वाई एक्सिस जो होता है वो sin थीटा होता है। अब F1 x है तो F1 cos थीटा 1, F1 कितना है हमारे पास 10 न्यूटन, और थीटा कितना है 0। यहाँ पे 10 पुट कर दिया, यहाँ पे 0 पुट कर दिया, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, cos 0 क्या होता है हमारे पास 1 होता है। कैलकुलेटर से आप देख सकते हैं cos 0 1 होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10 न्यूटन। ये हमारे पास x एक्सिस पे F1 आ गई। अब अलोंग द y फाइंड करेंगे तो क्या होगा, y की जब होगा तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो cos से चेंज होकर sin में आ जाएगी। y के लिए sin कंपोनेंट होगा। F1 sin थीटा, F1 कितना है 10, sin थीटा आगे यूज करेंगे, थीटा कितना है 0, और sin 0 क्या होता है 0 होता है। इसका मतलब है कि ये इस 10 को भी क्या कर देगा, 0 कर देगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे F2x हमने फाइंड करना है। पहले हमने क्या किया था, F1x फाइंड किया था और F1y फाइंड किया था। अब हम F2x फाइंड करेंगे। F2 अब क्योंकि x है तो क्या यूज होगा, cos थीटा। F2 कितना हमारे पास 6 न्यूटन, जहां पे 6 पुट करेंगे, और थीटा कितना हमारे पास 90 डिग्री, cos 90 0 होता है, ये सारे को क्या कर देगा 0 कर देगा। अब F2 के लिए y कंपोनेंट फाइंड करेंगे। अब देखें F2 y है तो sin आ जाएगा। फोर्स कितनी है 2 वाली 6 न्यूटन, और थीटा कितना हमारे पास 90, sin 91 होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 6 न्यूटन आ जाएगा। F3x को देखें। अब 3x के लिए भी हम x और y दोनों कंपोनेंट निकालेंगे। F3 cos थीटा 3। अब F3 कितनी है हमारे पास 4 न्यूटन, और हमारे पास जो थीटा है वो कितना है 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा कि cos 180 क्या होता है -1, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या हो जाएगा -4, और Fy जो है F3y क्या होता है F3 sin थीटा 3। F3 हमारे पास कितना है 4 न्यूटन है, तो थीटा कितना है 180, sin 180 0 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया।
अब देखिए हमने रिजल्टेंट इसका निकालना है, तो टोटल फोर्स निकालेंगे तो F1x F2x और F3x इन तीनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। F1 हमारे पास क्या आया था 10, F2 क्या x क्या आया 0 और F3x क्या आया हमारे पास -4। ठीक है, 10 प्लस 0 -4, 10 प्लस का -4 जो है माइनस का प्लस माइनस माइनस 4, 10 में से 4 के 6 न्यूटन आ गए। यानी कि x एक्सिस के लिए हमारे पास जो रिजल्टेंट आया वो 6 न्यूटन आया। अब y के लिए निकाल लें, सब y वाले कंपोनेंट्स को प्लस कर लें। F1y हमारे पास क्या था 0, F2y हमारे पास क्या आया 6, F3y हमारे पास क्या आया 0, 0 प्लस 6 प्लस 0 6 न्यूटन आ गया। रिजल्टेंट ऑफ x हमारे पास क्या आ रहा है 6 न्यूटन और रिजल्टेंट ऑफ Fy हमारे पास क्या आ रहा है 6 न्यूटन, दोनों सेम है। तो हम फोर्स का जो मैग्नीट्यूड का फार्मूला है वो यहाँ पे लगा देंगे, F इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर और स्क्वायर रूट। Fx कितना है हमारे पास 6, Fy भी 6, 6 का स्क्वायर 36 और फिर 6 का स्क्वायर 36, इनको प्लस करेंगे 72 आ जाएगा और 72 का हमने स्क्वायर रूट ले लेना यहाँ पे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 8.48 न्यूटन आ गया। अब हमने थीटा फाइंड करना है, जो दूसरी हमारी कंडीशन थी वो फाइंड करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू Fy ओवर Fx। Fy भी हमारे पास 6 है और Fx भी 6 है, tan थीटा आ जाएगा 1। tan दूसरी तरफ जाके इनवर्स हो जाएगा, कैलकुलेटर से आप tan इनवर्स 1 लेंगे तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ फोर्स भी आ गया 8.48 और हमारे पास जो रिजल्टेंट ऑफ एंगल्स डायरेक्शन है वो भी आ गई, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक हो गया, ये हमारा आज का जो पहला न्यूमेरिकल था। इस चैप्टर का सबसे लॉन्ग न्यूमेरिकल यही है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आएगा। आगे हम आगे बढ़ते हैं अपने फर्दर न्यूमेरिकल की जानब और उन्हें सॉल्व करते हैं। एक दफा आप इसे अच्छे से देख लें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कहता है कि फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद x एक्सिस। x एक्सिस के साथ एक फोर्स जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो आपने उसके अमूदी कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। उसके कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं जिसमें अमूदी भी होंगे, उफकी भी होंगे। अमूदी मीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और उफकी मीन वर्टिकल कंपोनेंट आपने फाइंड करने हैं। फोर्स कितनी है हमारे पास गिवन 50 न्यूटन और थीटा कितना है हमारे पास 30 डिग्री। फाइंड क्या करना है हमने, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट्स, इन दोनों को हम कंपोनेंट्स कहते हैं। और कौन कौन से ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल को अमूदी यानी कि x एक्सिस वाला और वर्टिकल को उफकी यानी कि y एक्सिस वाला कहते हैं। हमने fx और fy फाइंड करना है। अब हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में पढ़ा कि fx क्या होता है हमारे पास, fx के लिए cos थीटा यूज करते हैं, तो क्या होगा f cos ऑफ थीटा। f कितना हमारे पास 50 न्यूटन और थीटा कितना हमारे पास 30 डिग्री, तो 50 cos 30 को कैलकुलेट करेंगे क्या आ जाएगा 0.866 और इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 43.3 न्यूटन। ठीक हो गया। उसके बाद हमने Fy फाइंड करना है। Fy के लिए हमारे पास जो कंपोनेंट जो फार्मूला होता है वो क्या होता है f sin ऑफ थीटा। f वही है हमारे पास 50 और थीटा भी वही है 30, और यहां पे डिफरेंस कहां क्या आया, पहले cos था x के लिए, y के लिए sin थीटा आ गया। sin 30 क्या होता है 0.5 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 25 न्यूटन आ जाएगा। ठीक हो गया, यानी कि हमारे पास x कंपोनेंट आ गया 43.3 और y कंपोनेंट आ गया 25 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारे पास, कहता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। आपने क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड यानी कि फोर्स फाइंड करनी है और डायरेक्शन यानी कि थीटा फाइंड करना है किसका। इफ x कंपोनेंट इज 50 न्यूटन एंड y कंपोनेंट इज 5 न्यूटन, यानी कि x कंपोनेंट कितना है 12 न्यूटन और y कंपोनेंट कितना है 5 न्यूटन, और इसका रिजल्टेंट आपने फाइंड करके देना है। fx 12 fy 5, f का रिजल्टेंट और थीटा आपने डायरेक्शन फाइंड करनी है। सॉल्यूशन मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपके सामने है, f इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर और स्क्वायर रूट। fx भी गिवन है, fy भी गिवन है। x कितना है 12, 12 का स्क्वायर और fy कितना है 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास 144 और 5 का स्क्वायर क्या होने आपके पास 25। इन दोनों को सम करेंगे क्या आ जाएगा 169 आ जाएगा।
और 169 का स्क्वायर रूट लेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 13 न्यूटन आ जाएगा। अब आपने क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन यानी कि थीटा फाइंड करना है। तो ये क्या होगा आपके पास tan इनवर्स इज इक्वल टू fy ओवर fx। अब fy आपके पास कितना है 5 और fx कितना है आपके पास 12। 5 डिवाइडेड बाय 12 क्या होगा आपके पास 0.4166 और tan इनवर्स जब लेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाना है 22.6 डिग्री हो गया। ठीक है, आपके पास फोर्स भी आ गई 30 न्यूटन और डायरेक्शन थीटा भी आ गया आपके पास 22.6 न्यूटन। अब आपके पास बात क्लियर होगी यहां तक। अच्छा, आगे हमारे पास 4 वाला न्यूमेरिकल कहता है कि a force of 100 न्यूटन is applied perpendicularly on a spanner at a distance of 10 cm from a nut। स्पैनर जो होता है जिसके लिए आप गाड़ियों के नट जो है या बोल्ट वगैरह जो है वो टाइट करते हैं, लूज करते हैं। कहता है कि उसकी जो लेंथ है वो कितनी है आपके पास, मूवमेंट आर्म जो है उसका लंबाई वो कितनी है आपके पास 10 सेंटीमीटर, और आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे जब उसे ओपन करने के लिए वो कितनी लगाएंगे 100 न्यूटन लगाएंगे। ठीक हो गया, फोर्स आपके पास 100 न्यूटन है, मूवमेंट आप एल से रिप्रेजेंट करते हैं 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में हमने कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। तो हमने फाइंड क्या करना है उसमें, फाइंड द टॉर्क। टॉर्क फाइंड करना है, टॉर्क को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये टी नहीं होता, बेसिकली एक सिंबल होता है ये। तो इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल। एफ कितना है हमारे पास 100 न्यूटन और एल कितना 0.1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर आ जाएगा। ठीक हो गया, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और मूवमेंट आर्म का मीटर, तो 10 न्यूटन मीटर आ गया। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 आगे सोल्व हो गए। अगर ये मेथड ठीक है तो अपनी राय का इजहार जो है वो आप कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 की जानब। इनके फर्दर जो रह गए उन्हें सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। एक दफा आप इन्हें अच्छे से देख लें। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। के एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स है वो कितनी लग रही है हमारे पास, एक फोर्स लग रही है जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रही है अलोंग द एक्स एक्सिस। विद the horizontal component of force is 20 न्यूटन और x एक्सिस पे फोर्स लग रही है कितनी 20 न्यूटन की, और यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है आपके पास 30 डिग्री। आपने फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स fx कितनी लग रही है हमारे पास 20 न्यूटन और थीटा कितना हमारे पास 30 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स f फाइंड करना है हमने। तो सिंपल सा फार्मूला है fx इज इक्वल टू f cos थीटा, क्योंकि x कंपोनेंट है तो क्या आएगा cos थीटा आएगा। f है, अब आपने चूंकि मैग्नीट्यूड फाइंड करना है f j वाला, तो cos दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया, fx इज इक्वल टू f cos थीटा। f फाइंड करना था मैग्नीट्यूड, ये x कंपोनेंट है, ये नहीं फाइंड करना बल्कि मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो cos इधर आके क्या हो गया डिवाइड हो गया। fx कितना है हमारे पास 20 डिग्री 20 न्यूटन और थीटा कितना है हमारे पास 30 डिग्री। cos 30 क्या होगा आपके पास 0.866 और 20 को जब आप 0.866 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास फोर्स कितनी आ जाएगी 23.1 न्यूटन। फोर्स आपके पास कितनी आ गई 23.1 न्यूटन आ गई। तो हमने यही फाइंड करना था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानब। कहता है कि द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज अ रेडियस ऑफ 16 सेंटीमीटर। ये सर्कल आप कंसीडर कर लेंगे, कार का स्टीयरिंग है जिससे ड्राइव करते हैं, और उसका जो रेडियस है सेंटर से किसी पॉइंट तक का जो फासला होता है वो रेडियस होता है। सेंटर ये हो गया, तो यहां से यहां तक का जो फासला है वो कितना है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अंडरस्टूड है कि अगर आपके पास एक साइड का 16 है तो दूसरा रेडियस बनेगा तो वो भी क्या होगा 16 होगा। फोर्स कितनी लगा रहे हैं स्टीयरिंग पे आप 50 न्यूटन। रेडियस कितना है हमारे पास 16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास 0.16 मीटर। तो टोटल डायमीटर अभी मैंने आपको बताया क्या होगा r प्लस r 2r। तो r को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.61 को
0.16 को सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 0.32। मीन के सेंटर से यहां तक का फासला रेडियस होता है। अब सर्कल के दो रेडियस होंगे, एक सेंटर से एक पॉइंट तक, इसे आप अगर O कहते हैं तो ये O से A तक हो गया, और दूसरा आपका O से B तक हो गया। इस वजह से डायमीटर 2r आ गया। r की वैल्यू गिवन थी, 2 से मल्टीप्लाई किया 0.32 आ गया। ठीक हो गया जी। आगे हमने फाइंड क्या करना है, इसका फाइंड हम करेंगे टॉर्क, और सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है कि टॉर्क इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय कपल ऑफ R, या जिसे आप मोमेंट R भी कहते हैं। ठीक है, फोर्स कितनी है 50, और कपल R कितना है हमारे पास, यानी कि इन दोनों का जो सम है वो 2R जो आपके पास आया था 0.32। कपल ऑफ R क्या है आपके पास 0.32। आपने 50 को 0.32 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप 50 को 0.32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 16 न्यूटन मीटर आ जाएगा। तो यही हमें चाहिए था टॉर्क के लिए, जो हमने फाइंड कर लिया होगा। अब देखें, हमने 7 वाला न्यूमेरिकल देखें कि अ पिक्चर इज हैंगिंग बाय आर टू वर्टिकल स्ट्रिंग। एक पिक्चर है, उसे दो रस्सियों के साथ, स्ट्रिंग के धागों के साथ लटकाया गया है। अब जो धागे हैं उनमें टेंशन T प्रोड्यूस होगी, वो ऊपर की जानब होगी, क्योंकि उन्होंने पिक्चर को ऊपर की जानब खींचा हुआ है। और इसमें जो पिक्चर का वेट है वो डाउनवर्ड होगा, वेट उसे डाउनवर्ड लेके जा रहा है, लेकिन वो धागे ने उसे ऊपर की जानब क्या किया हुआ है, खींचा हुआ है। मीन के टेंशन और वेट दोनों क्या है, इक्वल है। इस वजह से पिक्चर जो है वो स्टेबल है, स्टेशनरी खड़ी है वहां पे। एक धागे की जो टेंशन है वो कितनी है 3.8 न्यूटन, और दूसरे की जो है वो कितनी है 4.4 न्यूटन। तो आपने क्या फाइंड करना है, वेट फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कि डेल्टा सिग्मा y इज इक्वल टू 0। सिग्मा y यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 0। अब दोनों टेंशन भी वर्टिकल है, स्ट्रेट है, और वेट भी डाउनवर्ड है, ये भी वर्टिकल आ गया। अब चूंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, इस वजह से इनका साइन जो होगा वेट का वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। टेंशन जो है दोनों अपवर्ड है, ये प्लस हो जाएगी, और वेट जो डाउनवर्ड होने की वजह से डायरेक्शन के ऑपोजिट होने की वजह से साइन कौन सा आ जाएगा, वेट के साथ नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। T1 हमारे पास 3.8 न्यूटन है, और T2 हमारे पास कितना है 4.4 न्यूटन। इन दोनों को जब आप सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाना है 8.2 न्यूटन आ जाना है, 8.2। ठीक है, ये हमारे पास इसका जो वेट था वो हमने फाइंड करना था, वो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 इंतहाई आसान और इंपॉर्टेंट है, एक दफा आप इन्हें देख लें गौर से। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, टू ब्लॉक ऑफ मैसेज M1 एंड M2 आर हैंग्ड बाय और सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग। दो मैसेज है हमारे पास, एक का मैस है 3 kg और दूसरे का है 5 kg। फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। आपने इसमें भी टेंशन फाइंड करनी है, और इस ऊपर वाले में भी क्या फाइंड करना है, टेंशन T फाइंड करनी है। अब देखें, हुक एक है, मैस दो है, और दो हमारे पास स्ट्रिंग धागे या रस्सियां हैं। इन दोनों में हमने क्या फाइंड करना है, टेंशन T फाइंड करनी है। M1 है हमारे पास 3 kg, M2 है हमारे पास 5 kg। हमने T1 फाइंड करना है और T2 फाइंड करना है। क्लियर होगी बात। अब चूंकि टेंशन जो होती है वो बराबर होती है वेट के, मीन के इस जगह पे इस रस्सी में जितनी भी टेंशन आई हुई है वो इस वेट की वजह से आई हुई है, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। T इज इक्वल टू W, और W बराबर होता है mg के। m कितना हमारे पास 3, और g कितना होता है 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30 न्यूटन। T1 तो यहां तक हमारे पास होगी। अब यहां पे देखें, जो टेंशन T2 है, अब इस पे दो वेट का बोझ है, दो मैसेज का बोझ है इसके ऊपर। इस T2 ने एक तो 5 kg को ऊपर हैंग किया हुआ है, और दूसरा इसके ऊपर जो इसने हैंग किया हुआ है T1 यानी कि 3 kg को भी किया हुआ है। यानी कि T2 ने दो मैसेज को ऊपर क्या किया हुआ है, उठाया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि T2 बराबर होगा W1 प्लस W2 के।
क्योंकि ये दोनों जो है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, T2 पे डिपेंड कर रहे हैं। W1 तो हमारे पास आ गया सर 30 न्यूटन, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। W2 को भी हम बिल्कुल ऐसे ही फाइंड करेंगे mg से, और यहाँ पे m2 लगा देंगे। यहाँ पे हमने m1 लगाया था जो कि कितना है 3 kg, और यहाँ पे हम जो है m2 लगा देंगे। m2 कितना हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 10 g क्या होता है 10। w क्या था हमारे पास m2g, m5 और g 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50 आ गया। 50 प्लस 30 कितना हो गया 80 न्यूटन हो गया। T1 हमारे पास 30 न्यूटन आ गया और T2 हमारे पास 80 न्यूटन आ गया। जो हमने यही फाइंड करना था कि आपने T1 और T2 टेंशन 1 और टेंशन 2 फाइंड करनी है, वो हमारे पास आ गई। 9th वाला देखें, कहता है कि a nut has been tightened by a force of 20 न्यूटन, कि आपने एक नट को जो है वो टाइट किया, कितनी फोर्स लगा के 200 न्यूटन की फोर्स, और उसकी जो स्पैनर है जिससे आप लूज नट टाइट करते हैं उसकी लंबाई कितनी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्हाट लेंथ ऑफ द स्पैनर इज रिक्वायर्ड टू लूजन द सेम नट विद 150 न्यूटन। कहता है कि अगर हम 150 न्यूटन फोर्स कर दें तो हमारे पास इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए उस स्पैनर की। मीन के हमने लेंथ फाइंड करनी है, अब उसकी फोर्स उसने दे दी है। फोर्स कितनी दी है 200 न्यूटन, और मूवमेंट ऑफ आर्म कितना दिया 10 सेंटीमीटर, जो कि क्या होगा 10 डिवाइडेड बाय 100, 10 डिवाइडेड बाय 100 मीन के सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या आ जाएगा 100 से डिवाइड करने से 0.1 मीटर आ जाएगा। अब मूवमेंट ऑफ आर्म हमने फाइंड करना है जब फोर्स कितनी हो 150 न्यूटन हो। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले टॉर्क चाहिए इसको फाइंड करने के लिए, तो हम पहले सिंपल टॉर्क का फार्मूला लगाएंगे इन दोनों वैल्यूज को यूज करके। जब टॉर्क हमारे पास आ जाएगा तो हम लेंथ जो है वो फाइंड कर लेंगे। टॉर्क क्या होता है F क्रॉस L, फोर्स कितनी है 200 और L कितना है हमारे पास 0.1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉर्क आ गया 20 न्यूटन मीटर। अब वो कहता है कि अगर आप फोर्स को 150 कर दें तो टॉर्क आप यही यूज करें, तो लंबाई कितनी चाहिएगी। टॉर्क हमने फाइंड किया हुआ है 20, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। फोर्स उसने फिर दी है दोबारा 150 और L हमने फाइंड करना है, तो क्या करेंगे 150 इधर आगे 20 से डिवाइड हो जाएगा, 20 से 150 को डिवाइड करेंगे 0.133 मीटर आएगा। सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 13.3 सेंटीमीटर। देखें सेंटीमीटर से मीटर में गया तो डिवाइड किया, और मीटर से सेंटीमीटर में गया तो 100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये बात समझ ले दोबारा कि एक फोर्स और मोमेंट आर्म उसने दिया था टॉर्क फाइंड करने के लिए, फिर उसने नेक्स्ट फोर्स दे दी और टॉर्क इसी को यूज करके हमने दूसरी लेंथ यानी कि मोमेंट आर्म फाइंड करना है। F क्रॉस L मीन के 200 मल्टीप्लाई बाय 0.1, टॉर्क आ गया 20 न्यूटन, और जब दूसरी लेंथ फाइंड करेंगे तो इस टॉर्क को और दूसरी फोर्स को यूज करके हम मोमेंट ऑफ मास यानी कि उसकी लंबाई जो लेंथ है वो फाइंड कर लेंगे, जो हमारे पास 13.6 सेंटीमीटर है। ये इंतहाई आसान न्यूमेरिकल था हमारे पास चैप्टर नंबर 4 की 8 और 9 वाला। एक दफा आपने देख लीजिए तसल्ली के साथ, फिर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है, कहता है ब्लॉक ऑफ mass 10 kg suspended at a distance of 20 centimeter from the center of uniform bar 1 meter long। अब देखिए जैसे बच्चों का शीशा होता है, झूला होता है, एक साइड पे बच्चा बैठता है, दूसरी साइड दूसरा बैठता है, तो वो झूले लेते हैं। उसी तरह हमारे पास एक शीशा टाइप एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, उसके ऊपर हमने एक बार रखी हुई है ये वाली, जिसकी लंबाई कितनी है 1 मीटर है। ठीक है, ये जो लेंथ नजर आ रही है आपको ये कितनी है 1 मीटर लंबाई है इसकी। तो ये O जो है ये इसका सेंटर है। हमने क्या किया है, वो क्या कह रहा है सवाल में क्वेश्चन में कि एक मैस 10 केजी को सेंटर से 20 किलोमीटर के फासले पर हैंग किया है हमने। ठीक है, What force is required to balance it as center of gravity by applying the force at the other end of the bar। अब जाहिर सी बात है जैसे शीशा होता है कि एक साइड पे कोई बैठे तो दूसरी साइड ऊपर आ जाती है और बैठने वाली साइड नीचे चली जाती है। अब यहाँ पे अगर हमने 10 केजी बांध दिया है तो ये अंडरस्टूड है कि ये डाउनवर्ड आ जाएगी और ये क्या चली जाएगी अपवर्ड चली जाएगी। कहता है कि हमने इसे अपवर्ड नहीं लेके जाना, हमें
इसके ऊपर दूसरी साइड पे फोर्स अप्लाई करनी है ताकि ये बिल्कुल स्टेबल स्टेट पड़ा रहे। तो वो फोर्स कितनी होगी जो इसको बिल्कुल स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखेगी। बात समझ आ गई? तो मास ऑफ ब्लॉक कितना है हमारे पास 10 kg और मूवमेंट ऑफ आर्म ऑफ वेट जो आपने वेट टाइम किया है इसका मूवमेंट आर्म कितना है O से लेकर A तक 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.2 मीटर आ जाएगा। मूवमेंट ऑफ आर्म ऑफ फोर्स जो मूवमेंट ऑफ आर्म में जहां पे आपने फोर्स लगानी है उस साइड का मूवमेंट ऑफ आर्म उस साइड की लंबाई कितनी है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर सेंटीमीटर को हमने किस में कन्वर्ट करना है मीटर में 100 से डिवाइड कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5 मीटर आ जाएगा। और लेंथ ऑफ बार पहले हमने बता दें कि इस पूरी बार की रॉड की जो लंबाई है वो कितनी है 1 मीटर है। तो हमने दूसरी साइड पे फोर्स लगानी है वो हमने फोर्स फाइंड करनी है ताकि ये नीचे की जानिब ना जाए बल्कि अपनी पोजीशन पे खड़ा रहे। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लगाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होता है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर होगा एंटी क्लॉकवाइज के। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होंगे बराबर होंगे। अब जाहिर सी बात है अगर जो आप स्टीयरिंग है या कोई भी चीज है एक साइड पे से मूव करवाते हैं तो दूसरी साइड अपवर्ड जाती है और एक साइड डाउनवर्ड आती है। एक क्लॉकवाइज मूव करती है और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है। ठीक है, तो आपने जो किसे स्टेबल रखना है तो इसके वजह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों इक्वल होने चाहिए। क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ आर्म हमारे पास कौन सा होगा W मल्टीप्लाई मूवमेंट ऑफ आर्म ऑफ W यानी कि वेट और मूवमेंट ऑफ आर्म ऑफ वेट जिस साइड पे ये हैंगे। और दूसरी साइड वाले कौन से हमारे पास फोर्स वाला है तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में हमारे पास क्या आ जाएगी फोर्स और मूवमेंट ऑफ आर्म ऑफ फोर्स आ जाएगी। ठीक हो गया। तो वेट हमारे पास W को होता है mg और ये हमारे पास मूवमेंट ऑफ आर्म ऑफ W क्या है O से लेकर A तक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया O A आ गया। m हमारे पास कितना है 10 और g कितना है 10 और ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर था इसको हमने 0.2 में मीटर में कन्वर्ट किया। ठीक है, इस साइड की बात कर रहे हैं हम कि वेट मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट ऑफ आर्म OA वेट mg हो गया OA हमारे पास कितना हो गया 20 और 20 को मीटर में लेके तो 0.2 हो गया। अब m 10 g भी 10 और 0.2 आपके सामने इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ गया। अब चलते हैं दूसरी साइड पे। दूसरी साइड पे हमने फोर्स फाइंड करनी है क्योंकि मूवमेंट ऑफ आर्म हमारे पास कितना लंबाई जो है गिवन है कितनी हमारे पास ये लंबाई जो है वो गिवन है कितनी है हमारे पास मूवमेंट ऑफ O से लेकर B तक 50 सेंटीमीटर था। 50 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया 0.5 मीटर आ गया। ठीक है जी। अब इधर हमारे पास 20 आ चुका हुआ है और ये f के साथ 0.5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 0.5 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। जब ये 20 से 0.5 डिवाइड होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 40 न्यूटन आ जाएगा। मीन कि अगर हम यहाँ पे 40 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें तो ये मास इसे नीचे लेके नहीं जा सकता बल्कि इसे बिल्कुल स्ट्रेट अपनी पोजीशन पे बरकरार रखेगा। बात समझ आ गई? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी न्यूमेरिकल ये सारी जो हमने कोशिश की है आपको न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे और अपनी कीमती राय का इज़हार जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।